हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग लगातार यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि मैम एंजियोस्पर्म की क्लास लाइए, मैम एंजियोस्पर्म की क्लास शुरू करिए। तो ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम क्या कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं। तो अब इनवर्टिब्रेट के साथ साथ क्या करेंगे, हम एंजियोस्पर्म भी पढ़ेंगे। तो चाहे एंजियोस्पर्म हो, चाहे इसके पहले जो हमने पूरा लोअर बॉटनी देखा, तो वो दोनों ही टॉपिक क्या है कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लोअर बॉटनी हमारा वायरस से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में देखेंगे। यानी जिस तरीके से हमने डिटेल स्टडी जिम्नोस्पर्म तक की है, अब क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म देखेंगे। तो दो ही टॉपिक क्या होते हैं आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है प्लांट किंगडम और एक है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में वायरस से लेकर के जिम्नोस्पर्म तक एक पार्ट में दिया है, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है एंजियोस्पर्म। तो एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है जिम्नोस्पर्म तक। अब दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे, एंजियोस्पर्म देखेंगे। और ये दोनों टॉपिक खत्म होने के बाद आपका प्लांट किंगडम अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, इनवर्टिब्रेट देख ही रहे। इनवर्टिब्रेट खत्म होने के बाद क्या करेंगे, कॉर्डेट को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से दो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में आते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो ये दोनों आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए, एंजियोस्पर्म में हमें पढ़ना क्या होता है, ये कैसे ये टॉपिक मूव करेगा। तो जैसे अभी तक हमने जो ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़ा, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ा, तो उसमें हमने बताया कि अगर किसी प्लांट को पढ़ना है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, फिर एनाटॉमी देखते हैं, फिर उसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो एंजियोस्पर्म देखिए, जिम्नोस्पर्म हमारा 3-4 दिन लगा पढ़ने में, ब्रायोफाइटा 3-4 दिन लगा, रेडोफाइटा 3-4 दिन लगा। लेकिन ये एंजियोस्पर्म है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसको पढ़ने में कम से कम 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। क्योंकि इसमें क्या करना है, आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है सबसे पहले, फिर उसी तरीके से एनाटॉमी पढ़नी है, फिर रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो वहां जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते थे तो केवल सिंपल से ये देख लेते थे कि रूट कैसा है, स्टेम कैसा है और लीफ कैसी है। लेकिन यहाँ पर जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि मॉर्फोलॉजी का मतलब हम जानते हैं कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ये बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर हम सिंपल सा पढ़ लेते थे कि टैप रूट हो जाता था, टॉपिक खत्म हो जाता था। स्टेम में पढ़ लेते थे, स्टेम कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूबुलर है, ब्रांच है, तो ये टॉपिक खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले रूट का, स्टेम का, लीफ का, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेशल फीचर देखेंगे। यानी कोई रूट है तो वो रूट क्यों है, कोई स्टेम है तो स्टेम क्यों है। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कि हम आलू को क्या कहते हैं, तना कहते हैं, गाजर को क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो गाजर जड़ क्यों है, आलू तना क्यों है। तो ये सब देखना है कि कोई किसे हम रूट कहते हैं, किसे तना कहते हैं, रूट का क्या काम है, तने का क्या काम है। यानी उनका क्या करेंगे, स्पेशल फीचर देखेंगे। फिर उसके बाद इनके टाइप्स देखेंगे। तो रूट कई प्रकार के होते हैं, परजीवी रूट भी होती है, जैसे कि आप जानते हैं टैप रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है। तो रूट कई प्रकार के होते हैं, उन रूट के प्रकार देखेंगे। फिर क्या होता है, मॉडिफिकेशन देखेंगे। मॉडिफिकेशन मतलब जब रूट अपना नॉर्मल काम छोड़ करके कोई और काम करने लगते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो रूट के कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है, ये सभी क्या है, रूट के मॉडिफिकेशन है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह स्टेप का भी स्पेशल फीचर देखेंगे, टाइप देखेंगे, मॉडिफिकेशन देखेंगे। इसी तरह लीफ का भी स्पेशल फीचर देखेंगे, टाइप देखेंगे और मॉडिफिकेशन देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी में क्या देखेंगे, रूट देखेंगे, स्टेम देखेंगे, लीफ के बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ मॉर्फोलॉजी में हम जो दूसरा पार्ट देखेंगे वो देखेंगे, इनफ्लोरेसेंस देखेंगे। इनफ्लोरेसेंस, अब इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर जो है कैसे लगे हुए हैं प्लांट में, उसको हम देखेंगे, इनफ्लोरेसेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस इनफ्लोरेसेंस जानते हैं कि आप एक बड़ा टॉपिक है। तो इनफ्लोरेसेंस जो होता है कई प्रकार का होता है, रेसिमोज, साइमोज, वो सब के बारे में देखेंगे कि इनफ्लोरेसेंस कितने प्रकार का होता है। इनफ्लोरेसेंस देखने के बाद हम क्या देखेंगे, फ्लावर देखेंगे कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं।
फिर हर एक पार्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर के साथ ही हम जानते हैं उससे रिलेटेड कई टर्म होते हैं, जाइगोमॉर्फिक हो गया, इपिगाइनस हो गया, हाइपोगाइनस हो गया। तो ये सभी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर फैमिली आपको अच्छे से समझनी है तब आपको मॉर्फोलॉजी भी पता होनी चाहिए, एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए, और खास करके आपको क्या पता होना चाहिए, फ्लावर से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, यानी जितने भी शब्द हैं वो पढ़ेंगे। तो जितने भी शब्द आप लोग फैमिली में पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, सिनजेनेसिस कंडीशन का मतलब क्या है, सुपीरियर ओरी क्या होती है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस देख लेंगे कितने प्रकार का होता है, फिर फ्लावर के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं उनके पार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी कर लेंगे, फिर फ्लावर से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो रूट, स्टेम, लीफ, फिर फ्लावर, और फिर बचता क्या है एक प्लांट में, उसके बाद बचता क्या है, फ्रूट बचता है। तो फ्रूट बनता कैसे है, फ्रूट के कौन कौन से भाग होते हैं, फ्रूट के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे। फ्रूट की बात क्या है, सीड कैसे बनता है, सीड के कितने प्रकार होते हैं, सीड का जर्मिनेशन कैसा होता है, सीड का जर्मिनेशन भी 2 प्रकार का होता है, फिर उसके बाद सीड का जर्मिनेशन 2 प्रकार का होता है, उसको देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, हमारी मॉर्फोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मॉर्फोलॉजी के बाद हम क्या करेंगे, एनाटॉमी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एनाटॉमी में क्या क्या देखा जाता है। तो एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना, और मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से दिखाई दे, बाहर संरचना। तो एनाटॉमी में हम क्या क्या देखेंगे, एनाटॉमी में तो हम यही देखेंगे, रूट, स्टेम, लीफ। पहले तो हम एनाटॉमी में क्या देखेंगे, टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो जो प्लांट टिश्यू होता है उनका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में रूट, स्टेम, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं जो एंजियोस्पर्मी प्लांट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकाट और डाइकाट। तो हम एक बार मोनोकाट रूट पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डाइकाट रूट पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है ये देखेंगे। फिर जो मोनोकाट प्लांट होते हैं उनमें नहीं होता है, केवल सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होता है, प्लांट होते हैं उसमें हो जाएगा। उस तरीके से मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी, एनाटॉमी खत्म हो जाएगी। और तीसरा पार्ट अब क्या बचता है एंजियोस्पर्म में, हमने बताया था तीसरा पार्ट किसी भी प्लांट में क्या होता है कि उसका रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का ही मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करेंगे, डिटेल में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है उनके बारे में जानेंगे। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हम क्या जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। फिर उसके अंदर कैसे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, उसके अंदर स्पोरेंजिया कैसे बन रहा है, यानी ये सब डिटेल में। तो अगली बार आप देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन आए थे, काफी डिटेल में आए थे कि स्पोर का निर्माण कैसे हो रहा है, पॉलन ग्रेन में कौन सी कवरिंग पाई जा रही है, कौन सा मटेरियल पाया जा रहा है, यहाँ पर जो माइक्रो स्पोरेंजियम बनता है उसका डेवलपमेंट क्या कहलाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पर गैमेट कैसे बन रहा है, गैमेट के बारे में देखेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, गैमेट बनने के बाद पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। जैसे कि आप इसी में जानते हैं एक शब्द होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो जानेंगे क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। फिर इसके बाद इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बनता है, मेगा स्पोरेंजिया कैसे बनते हैं, फिर उसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, फिर पॉलन ग्रेन जाकर के कैसे जाता है स्टिग्मा पर, कैसे जर्मिनेट करता है। यहाँ पर हमें फिर क्या करना है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देखना है, ओव्यूल का टाइप्स भी देखना है, प्लेसेंटा क्या होता है प्लेसेंटा भी देखनी है। तो इस तरीके से ओव्यूल के टाइप से भी क्वेश्चन आया था, माइक्रोस्पोरेंजिया से भी क्वेश्चन आया था, पॉलन ग्रेन से भी क्वेश्चन आया था, माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट से भी आया था, उसके लेयर से भी आया था। तो 5-6 क्वेश्चन तो केवल एम्ब्रियोलॉजी से ही आ गए थे। इसके अलावा एनाटॉमी से भी क्वेश्चन आया था, मार्फोलॉजी से भी क्वेश्चन आया था। तो ये एंजियोस्पर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप मानते चलिए 6 से 7 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी बायोलॉजी विद नेहा को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप कि इस बार जो आपका सपना है अगर पूरा नहीं हो पाया था पिछली बार, तो इस बार आपका सपना पूरा हो जाए।
लेकिन बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि पिछली बार जो गलतियां आपने की थी वो गलतियां आप इस बार मत दोहराइएगा। यानी आप देखिएगा, कम से कम अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार, अगर आपने पिछला पेपर दिया था 2021 में, तो एक बार अपनी कमी को जरूर लिखिएगा और देखिएगा वो कमी क्या थी। एक बार पेपर देखिएगा और पेपर देखने के बाद एक बार अपनी कमी लिखिएगा। क्या आपके पास समय कम था, या कि समय ज्यादा था, आपने लेट में शुरुआत की थी, या आपने समय से शुरुआत कर दी थी लेकिन आप सही से पढ़ नहीं पाए, तो क्यों नहीं पढ़ पाए, या सही तरीके से नहीं पढ़ पाए। क्योंकि देखिए, अगर कम समय है आपके पास लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी है तो कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है। लेकिन आपके पास समय बहुत ज्यादा है, आपके पास न तो स्ट्रेटजी है न तो मोटिवेशन है। देखिए, अगर किसी चीज को करने की कोई वजह होती है तो इंसान रास्ता निकाल लेता है। अगर किसी काम को करने की वजह कोई नहीं होती तो फिर हम बहाना ही बनाते रह जाते हैं कि अगर ऐसा रहा होता तो हम ऐसा किए होते हैं। तो आप ये कोशिश करिए कि इस बार ये जो मौका आया है वो आपके हाथ से न जाए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2021 में भी पेपर हुआ, फिर या तो 22 में हो सकता है, या तो 22 में हो सकता है कि ये दिसंबर के लास्ट में हो जाए, या तो जनवरी में हो जाए, यानी 23 में हो सकता है। तो इसके बाद फिर कब वैकेंसी आएगी किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। और इसके बाद अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप एलडी की तैयारी करिए, जीआईसी की तैयारी करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास समय नहीं है, आप बस 3-4 महीने ही पढ़े हैं, 3-4 महीने में आपको लगता है कि आपका नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करिए, 1 साल का या 6 महीने का टारगेट बना करके अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए, आप लोग सोचते हैं यूट्यूब चैनल के बहकाव में आ जाते हैं कि 3 महीने में तैयारी हो जाएगी, 4 महीने में तैयारी हो जाएगी। आपको पूरा इंटर के बच्चों को पढ़ाना है, 11 के बच्चों को पढ़ाना है, 12 के बच्चों को पढ़ाना है। तो जब किसी चीज को आप खुद समझे रहेंगे, खुद अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ही पढ़ा पाएंगे ना। अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप कीजिए, एक टीचर बनिए। आप स्टूडेंट मत बनिए, आप एक टीचर बनने की कोशिश कीजिए। टीचर की तरह से पढ़िए, टीचर की तरह समझिए, टीचर की तरह से नोट्स बनाइए। इस तरीके से पढ़िए ताकि उस आपको किसी और को आपको एक्सप्लेन करना हो, आप अच्छे से किसी और को समझा सकें। फिर किसी महान वैज्ञानिक ने ही कहा है कि अगर कोई चीज आप किसी को अच्छे से समझा नहीं सकते तो इसका मतलब है किसी चीज, उस चीज को आपने अच्छे से समझा नहीं है। तो अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है इस समय पढ़ाई को दीजिए। जो भी सेकेंडरी चीजें हैं इस समय उनको अवॉइड करिए। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंग्लिश पर पढ़ेंगे, लोअर बॉटनी भी खत्म हो चुका और इनवर्टिब्रेट और कार्डिएट भी खत्म हो जाएगा। अगर ये 4 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जानिए कि 30 से 40% जो आपके क्वेश्चन है वो यहीं से आ जाएंगे। और बाकी जो अलग अलग टॉपिक से आएंगे, फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और वो काफी आसान भी है, वो आप अपने से पढ़ लेंगे, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाते। तो अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज बायोलॉजी विद नेहा चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कर लीजिए। थैंक यू सो मच।